Hello everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ग्रेड 12 बिजनेस स्टडीज के बुक के लास्ट चैप्टर को, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसी के साथ हमारी ये सीरीज जो है वो हो जाएगी खत्म। पिछले किसी भी चैप्टर को अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी जो आपको प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहां से भी आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर के बारे में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये चैप्टर हमारा सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस क्यों किया है। हो सकता है उनका फेवरेट चैप्टर हो, बट दिस इज नॉट द रीजन। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रीजन क्या है। यहाँ पे एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। कौन सा कलर अच्छा रहेगा? दिस वन। ओके, चलिए। ओके, तो सबसे पहले में बताया गया कि कंज्यूमर एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। क्यों है लाइन इंपॉर्टेंट? देखिए, जब तक किसी भी पर्सन को ये नहीं पता कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, या अगर उसके साथ कोई एक्सप्लोर करता भी है उसे, या किसी भी तरीके के साथ उसका साथ गलत बिहेवियर होता है, तो उसको प्रोटेक्शन क्या मिलने वाली है और उस प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या होने वाला है। तो ये जो चैप्टर है ना, आपको इन सभी चीजों से यहाँ पे जो है इन्फॉर्म कराने वाला है कि हमारे एज ए कंज्यूमर हमारे राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, सो दैट यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड एंड वाइज परचेजिंग डिसीजन, ताकि जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो कि मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूं, तो मेरे साथ क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे गिवन है। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए कंज्यूमर, हम सभी कंज्यूमर हैं, ठीक है। नो मैटर हम किस चीज का कंजम्पशन करते हैं, कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट, क्या कैटेगरी, डजंट मैटर, लेकिन कंजम्पशन तो हम सब करते हैं। तो इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर की रेलेवेंस को बढ़ाता है। Consumer education make consumer alert, aware and responsible and it enable them to protect themselves। किस चीज से प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिलती है? सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन मिलती है एक्सप्लोटेशन से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, अडल्ट्रेशन से। अडल्ट्रेशन जिनको ना पता हो, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है जब किसी भी तरीके से क्वालिटी को यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मिलावट करना, ठीक है। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, यानी कि और भी किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर आपका सेलर या आपका मैन्युफैक्चरर, आपका मिडलमैन, आपका रिटेलर यहाँ पे अगर आपके साथ यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, तो उन सभी से आपको प्रिवेंशन यहाँ पे मिल सकती है। And with the increasing globalization and availability of wide range of product, consumer education has become essential to ensure consumer welfare and economic development। यानी कि नो डाउट ग्लोबलाइजेशन आया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप इंटायर वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के साथ एक इंटरकनेक्टिविटी फील करते हैं, और आईसीटीज के थ्रू, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के बाद तो ये बहुत ही इजी है हमारे लिए कि हम किसी भी देश के, किसी भी दुनिया के कोने से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मंगा सकते हैं। लेकिन बच्चे जितना ये वाइडर चॉइस ऑफ हमें रेंज यहाँ पे प्रोडक्ट की मिलती है ना, उसी के साथ साथ उतना ही यहाँ पे चांसेस हाई रहते हैं आपके एक्सप्लोटेशन होने के। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राइट्स के बारे में जानना और अवेयरनेस हमारे अंदर आना कि क्या कंज्यूमर के राइट है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन। दो हमने थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे पहले ही ले लिया है इंट्रोडक्शन के अंदर एज अ मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, बट स्टिल यहाँ पे इंपॉर्टेंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चैप्टर के अंदर आपको दो टाइप से, यहाँ पे दो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई हैं कंज्यूमर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर। पहला है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कंज्यूमर्स को क्या क्या फायदा यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला उनको क्या फायदा होता है? कंज्यूमर आर इग्नोरेंट। कंज्यूमर आर इग्नोरेंट, व्हाट इट मीन्स? क्या हम बेवकूफ हैं एज अ कंज्यूमर, या हम रैशनल नहीं हैं, या हमें समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या रीजन है? देखिए, इग्नोरेंट का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है, इवन वर्ल्ड की कहीं पे भी आप चले जाओ, हर किसी को ना कंज्यूमर राइट्स के बारे में जब तक नहीं बताया जाता ना, तब तक वो पर्सन, मैंने कहा ना, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सपोज एक बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा हम ले लेते हैं, चलो 9-10 साल का बच्चा है, ठीक है। वो जाता है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे शॉप से, किसी भी शॉप से कोई भी यहाँ बिस्किट का पैकेट खरीद के लाता है। अब उस बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है, हालांकि उसे पता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, भलो आपने बता भी दिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम खुद भी और उस बच्चे से भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे चेक करेंगे।
ठीक है? ये क्या है? ये जो हमारा बिहेवियर है ना, ये है हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट बिहेवियर। यानी कि समटाइम्स वी आर बिकम लाइक दैट कि हम अनकॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, या फिर हम उस चीज़ को इतनी रेलेवेंस नहीं देते, या फिर आप कह लीजिए कि हम ब्लाइंड ट्रस्ट जो है यहाँ पे करने लगते हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये आपको कहीं न कहीं याद दिलाता है उस चीज़ के बारे में कि देखिए, कोई भी किसी भी तरीके की एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ हो सकती है, इसलिए आपको जो है अलर्ट रहना है। ओके? सेकंड है, कंज्यूमर आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब देखिए, हर हर कोई भी अगर देश के अंदर इश्यू होता है, चाहे वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन ही क्यों ना हो, हर किसी चीज़ के लिए ना बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बने होते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, आप खुद या फिर आपके फैमिली में से कोई हो या कोई रिलेटिव में से हो, जो ये कह सके कि हाँ, मैं इस फलाने कंज्यूमर एजुकेशन या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, एसोसिएशन का जो है पार्ट हूँ या मेंबर हूँ, नहीं होंगे। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर एज ए ग्रुप, एज ए आप लोगों के अंदर एज ए कंज्यूमर यूनिटी नहीं है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है कि कोई भी आपका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करे, और ऐसे में आपका कंज्यूमर एजुकेशन को लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि ये कोई फेक या ये बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर सिर्फ आउट ऑफ नोवेयर आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। हमारे पास ऐसे सेवरल केसेस है, इवन अगर आप आज भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे ना कोई एक केस तो आपको ज़रूर पूरे न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि फलाने प्रोडक्ट की वजह से सेहत बिगड़ी, या फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, या कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ना कोई कमी। और इवन अगर आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी शॉपिंग करते होंगे, तो कितनी बार भी आपने खुद अपने प्रोडक्ट को रिटर्न किया होगा ये कह के कि आई डू नॉट लाइक द प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है? तो ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, ये बहुत ही फैक्चुअल है, इसीलिए कंज्यूमर्स का इस एजुकेशन को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। तो अब आप सोचोगे कि मैम, कंज्यूमर के लिए तो चलो समझ में आता है कि कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि क्या कुछ उनके राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बिजनेस हाउसेस के लिए ये कंज्यूमर एजुकेशन लेना या इस चीज को इंपॉर्टेंस देना क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको याद होगा ना, ग्रेड 11th के अंदर हमारे पास एक चैप्टर था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पे भी हमने इस बारे में बात की थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भले ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा बर्डनसम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट इस चीज का होता है। तो सेम पॉइंट्स कहीं ना कहीं हम यहाँ से वो सेम पॉइंट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में रन करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, कंटिन्यूस ग्रोथ को यहाँ पे देखना चाहता है, तो उनके इंटरेस्ट में ही है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। अगर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को वो हैंडल कर सकते हैं, तो फिर ये उनके इंटरेस्ट में ही जाता है। सेकंड है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन मतलब कि जब आप गलत नहीं करते हैं, आप सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ, आई एम डूइंग द राइट थिंग द राइट वे। ठीक है? तो ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है एक बिजनेसमैन की कि वो चीज को फॉलो करे। एंड नेक्स्ट है बिजनेस यूसेज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। हम सबको पता है कि हमारे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक यहाँ पे जो इनपुट्स कहे जाते हैं या फिर सोर्स कहे जाते हैं, वो है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, रेवेन्यू। और लैंड, लेबर, कैपिटल, रेवेन्यू, ये चारों चीजें आपको कहाँ से मिलती है बच्चों? सोसाइटी से मिलती है। सो आपका एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको इन एक्सचेंज ऐसे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन द सेम पॉइंट्स है। ठीक है? एंड लास्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खुद से अपने आप से आगे आता है और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और किसी भी तरीके से उन्हें मिसलीड नहीं करते, उसका उनका एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आपको लेवरेज देती है, या फिर यूं कह सकें कि अननेसेसरीली बाइंडेशन बाउंड्स आपको नहीं किया जाता, अननेसेसरी लीगल कंप्लायंसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, जो बाद में आपको जो है बर्डन लगने लगती है, क्योंकि वो मैंडेटरी होती है इन नेचर। तो वहां से भी आपको थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हु इज अ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर है कौन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि जब आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि मेरे पास ये राइट्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि राइट तभी है जब आप एक कंज्यूमर हैं, और उसके लिए जब तक आपको पता ही नहीं है कि राइट नाउ एम आई कंज्यूमर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, तब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हु इज अ कंज्यूमर। यहाँ पे देखिए, अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज द फाइनल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल और फैमिली यूज एंड नॉट फॉर रीसेल।
ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट करती हूँ, फाइनल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल और फैमिली यूज। यानी कि आप अपना प्रोडक्ट जाके पैसे में खरीद के लाते हैं, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर मनी आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और आप हो सकता है उसे राइट अवे खुद यहाँ पे कंज्यूम ना कर रहे हो, आपके फैमिली मैन, आपके नोन पर्सन, आपके रिलेटिव पर्सन, वो लोग यहाँ पे अगर कंजम्पशन करते हैं तो आप तो कंज्यूमर हैं ही, आपके साथ जिन भी लोगों ने उसको कंज्यूम किया होगा वो सभी यहाँ पे कंज्यूमर जो है डिफाइन कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने वो जो गुड्स आप खरीद के लाए थे फर्दर अगर आपने किसी को इन एक्सचेंज फॉर मनी दे दी, यानी कि आपने उसको रीसेल कर दिया, देन आप यहाँ पे कंज्यूमर की कैटेगरी में लाई नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है कि कंज्यूमर आर द बैकबोन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम एज देयर परचेजिंग पावर बिहेवियर इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो कंज्यूमर आपने पता है इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब तक हमारे इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं आती तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और एक चैन है जिसको हम विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी की तरह नाम से भी जानते हैं। तो वो चेन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है हमारे देश की उसको भी यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। सो कंज्यूमर बैकबोन है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम का। As purchasing power increase, consumer demand better quality, comfort, prestige product, thereby increasing consumer footfalls and contributing to national development. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके बारे में समझिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि ये लॉ आपका बनाया गया था ताकि कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके के अनफेयर प्रैक्टिसेस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से और किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से यहाँ पे बचाया जा सके। साथ ही साथ ये बहुत ही सिंपल और स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल का मतलब होता है रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस के लिए। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है बच्चों कंप्लेंट्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पे होती हैं, उनसे आपको बहुत ही स्पीडी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी कि ऑलमोस्ट कॉस्ट फ्री, वैसे रियलिटी तो नहीं है, कॉस्ट फ्री तो नहीं होता, बट यस कोशिश हमारी कही जाती है एक्ट के अंदर कि इनएक्सपेंसिव वे में जो है आपको यहाँ पे रिलीफ जो है गवर्नमेंट जो है एक्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ये एक्ट कंज्यूमर को एम्पावर करता है कि जब भी आपके साथ कुछ गलत हो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं, और आप किसी भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को जिनकी वजह से आपको ये परेशानी आई है उनको यहाँ पर आप अकाउंटेबल बना सकते हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहले मैं बता दूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका है ये सबसे पहले आया था आपका 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली 2019 में, ठीक है, 2019 के अंदर इसको फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत एक नया एक्ट यहाँ पे आया जो कि मोर स्ट्रेंथन करता है हमारे प्रीवियस एक्ट को। प्रीवियस एक्ट में बहुत सारी यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम यहाँ पे हो रखी थी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 1986 के अंदर ई कॉमर्स जैसी कोई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं थी हमारे देश के अंदर, कहीं पे भी नहीं थी। और आज के टाइम में ना क्या होता था, जब भी कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था इन ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू, तो कंज्यूमर्स के पास कोई राइट नहीं होता था, क्योंकि जो कॉमर्स कंपनियां हैं वो इस एम्बिट के अंदर, स्कोप के अंदर आती ही नहीं थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 1986 का जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कहीं ना कहीं आउटडेट हो चुका था, वो ऑब्सोलीट हो चुका था। इसी के साथ गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए कि मेरी बुक के अंदर 1986 भी लिखा हुआ है और 2019 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है, इट फर्दर स्ट्रेंथन द कंज्यूमर राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। अब हम देख लेते हैं, कब से हम कंज्यूमर्स के राइट की बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ ये होता है वो होता है, तो जनरली है क्या एग्जैक्टली क्या चीज है जो यहाँ पे गलत हो रही है। तो देखिए सबसे पहले सब स्टैंडर्ड और पुअर क्वालिटी के गुड्स कई बार उनको दे दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस गुड्स के लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या हुआ था, ठीक है। देन अडल्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि किसी तरीके से जब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है बाय मेकिंग चेंजिंग द नेचुरल और मे बी द लिमिटेड कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो जो आपका चेंज किया जाता है उसे कहते हैं अडल्ट्रेशन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मिलावट। और ये मिलावट इस तरीके से की जाती है कि आपकी हेल्थ को यहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है।
कई बार आपके साथ हाई प्राइसेस चार्ज कर लिए जाते हैं या फिर आपको आधी इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती है, ठीक है? देन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो और आपने मोबाइल फ़ोन खरीदना था क्योंकि आपको चाहिए था एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी हो और साथ ही साथ इसका पावर जो चार्जिंग जो लॉन्ग लास्टिंग आपके पास यहाँ पे पावर जो आपको मिले। अब आपने सेलर से जाके ये डिमांड आपने रखी कि मुझे इस तरीके का फ़ोन दिखाइए। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको ना तो अच्छे से हाँ कहा, ना कहा। उन्होंने कहा ये फ़ोन ले लीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अब आपने क्योंकि अपनी डिमांड को स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ रखा था सेलर की तरफ, लेकिन वो जो है इस चीज़ को इग्नोर करता है और कोशिश करता है कि जस्ट आप उसके पास जो भी प्रोडक्ट है वो बस आपको सेल कर सके और आप मार्केट से वो प्रोडक्ट जो है खरीद के ले भी आते हैं। तो ऐसे में आपके साथ गलत हुआ है क्योंकि आपने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था कि मेरी डिमांड क्या है और मुझे किस तरीके के प्रोडक्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो कई बार यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन को छुपाया भी जाता है या फिर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती, वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम कंज्यूमर फेस करते हैं। या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट जैसे ये फलाना सोप लगाइए, इससे तो आप गोरे हो जाएँगे, ये आप डिटर्जेंट यूज़ कर दीजिए, इससे कपड़ा साफ हो जाएगा। पता नहीं कपड़ा साफ होता है कि नहीं बट वो खत्म ज़रूर हो जाता है, उसका जो बेसिक जो कलर होता है वो यहाँ कई बार हम फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को कि वो उड़ गया है। तो बहुत सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट यहाँ होती है जिसको देखकर हम बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार तो हमें कंज़म्पशन करना चाहिए और उसके चक्कर में कई बार यहाँ पे बहुत बार ऐसे केसेस आए जहाँ कस्टमर्स का लॉस बहुत बुरी तरह से उन्होंने सफ़र भी किया है। देन इनकरेक्ट लेबलिंग करना जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेंज कर देना, ठीक है? इनकरेक्ट वेट मेजर्स लेना, स्पूरियस एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट यानी कि इमिटेशन जो कॉपीज़ आपके पास आती है बिसलेरी से बिसलेरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। डिसेप्टिव सेल्स प्रमोशन स्कीम का मतलब क्या होता है? जैसे बाहर कहीं बैनर लगा हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है? या फिर ऐसा लिखा हो बाय वन गेट थ्री फ्री, तो बाद में कहा जाता है कि नहीं, नहीं, नहीं इसका मतलब तो ये नहीं ये था। तो वो इस तरह के आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो होती है जो कि डिसेप्टिव होती है या एक तरीके से फ्रॉड होता है, ठीक है? एंड पुअर आफ्टर सेल्स सर्विस। अब आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूमर को इसके बारे में नहीं पता होता कि अगर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस यहाँ पे पुअर क्वालिटी की दी जाती है, तब भी आपका एज़ अ कंज्यूमर राइट बनता है कि आप मैन्युफैक्चरर या सेलर या कंपनी के खिलाफ यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर के राइट्स। तो अपनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कंज्यूमर्स के पास राइट्स हैं। कौन-कौन से राइट्स हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला राइट है आपके पास राइट ऑफ सेफ्टी। ठीक है? अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेती हूँ, मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज़ यहाँ पे कंज़्यूम कर रही हूँ, तो एज़ अ कंज़्यूमर मैं ये मानकर ही चलूँगी कि ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरी लाइफ़ के को रिस्क में नहीं डालने वाला या मेरी हेल्थ को भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये हमारा राइट टू सेफ्टी है। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जो मैंने आपको कहा था, अगर कोई भी यहाँ पे सेलर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करता है या आपको हाफ इन्फॉर्मेशन देता है या वो मिसलीड करता है, तो ये आपका राइट है कि आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन में भी रिगार्डिंग क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, प्राइस हो सकती है या फिर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई यहाँ पे मार्केट में जाके कोई गोल्ड चेन खरीदना चाहते हैं और आपने सेलर से क्लियरली पूछा था कि क्या ये मान लो आपने पूछा भी नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो गोल्ड ले रही हूँ, ये 24 कैरेट की प्योरिटी यहाँ पे रखता है और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं इसके अंदर 24 तो खैर मार्केट में नहीं होता, 22 कैरेट का आपको गोल्ड लेना होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट हुआ है, गवर्नमेंट ने भी कहा है तो कहीं न कहीं देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, एक हॉलमार्क को चेक आपने करना होता है, लेकिन फिर भी सेलर की भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको आपको जो है अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे चीज़ जो है प्रोवाइड कराना था। देन राइट टू चूज़ मतलब राइट टू एश्योर या फिर आप कह सकते हैं इसको राइट टू चॉइस। यानी कि आपका राइट है कि आप किसी पर्टिकुलर जैसे मान लो आप सेलर के पास जाते हो और आपने कहा सो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पर्टिकुलर शैम्पू चाहिए, ठीक है? अब पर्टिकुलर शैम्पू नहीं है और आपने कहा ठीक है मुझे तो ये पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए था और मेरे पास अब वो आपके पास वो नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो सेलर है वो आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता, वो फोर्सफुली आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा के नहीं दे सकता, ठीक है? तो राइट टू चूज़ यहाँ पे आपके पास होता है। देन राइट टू बी हर्ड यानी कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंप्लेन आप लेकर आते हो, तो देयर मस्ट बी समवन हू इज़ लिसनिंग टू योर कंप्लेन एंड सॉल्विंग इट, ठीक है? तो कंप्लेन आप यहाँ पे जा सकते हो और वो कंप्लेन आप कहाँ जाओगे वो भी हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंप्लेन है, ठीक है? आपने किसी को खड़े होके सुना दी कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो क्या उससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी यहाँ पे आया। तो आपको रिड्रेसल कैसे मिलने वाला है, वो भी इस एक्ट के अंदर अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है।
देन है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो जिसकी वजह से आप ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हो कि ये भी आपका राइट है कि आपको अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिड्रेसल मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन के जो भी तरीके हैं वो सब आपको, रिलीफ यहाँ पे हो सकती हैं, रेमेडीज क्या क्या हैं और ग्रीवेंसेस के लिए आपको कहाँ पर जाना है, वो सब आपको एजुकेशन जो है गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करे, ये आपका राइट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्क्स की। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था गोल्ड की चेन का एग्जांपल हम लेकर चल रहे थे कि जब भी आप मार्केट से गोल्ड खरीदते हैं तो आपको एक 22 कैरेट का बीआईएस हॉलमार्क जो है वहाँ पे चेक करना होता है। इसी तरीके से जितने भी बहुत सारे हमारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मार्क यहाँ पे होता है। वो किस कैटेगरी के लिए क्या मार्क होता है या कोई भी सिंबल अगर आपके सामने, उसका क्या मतलब होता है, किस चीज की यहाँ पे एश्योरेंस वो देता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है और ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले आता है आईएसआई मार्क। ये किसके लिए होता है? ये आपके बीआईएस यानी कि आपका बीआईएस जो है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। देन एग मार्क, एग मार्क आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है। देन एफपीओ, एफपीओ आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। वोल मार्क आपको मिलता है प्योर वूल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सिल्क मार्क ये आपको मिलता है प्योर सिल्क प्रोडक्ट के ऊपर। हॉलमार्क अभी हमने डिस्कस किया था, आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसी मेटल्स की प्योरिटी के लिए यहाँ पे दिया जाता है। इको मार्क आपको दिया जाता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लेकर। एंड एफएसएसएआई ये आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए दिया जाता है। तो अगर जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर आप इन मार्क को चेक करते हो और आपको ये मिलता है, तो ऐसे में आपका फिर आपका रोल यहाँ पे, अगर आपने एक बार मार्क को चेक कर लिया ना, तो एज ए कंज्यूमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि मतलब कल को ये नहीं कहा जाएगा कि कंज्यूमर की तरफ से यहाँ पे प्रॉब्लम, जो इशू है वो क्रिएट हुआ, उन्होंने क्यों चेक नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका राइट होता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस हॉलमार्क को, इन स्टैंडर्डाइज मार्क को चेक करें। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, राइट सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये अधिकार है, वो अधिकार है, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनके साथ भी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। तो साथ के सेम तरीके से ना, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वहां पे आपको सिर्फ राइट नहीं दिए गए हैं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है कि ऐसा कौन क्या क्या चीजें हैं जो कंज्यूमर को, जिनके लिए खुद से अवेयरनेस यहाँ पे लेकर आनी होगी। क्या क्या है? सबसे पहले है आस्क फॉर कैश मेमो। अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं और आपके पास वो कैश इनवॉइस नहीं है, ठीक है, मेमो नहीं है, तो बाद में आपको जब कंप्लेन करनी होगी ना, तो आपके पास कोई एविडेंस होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए बेटर है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे तो यू शुड आस्क फॉर द कैश मेमो और द इनवॉइस बिल। नेक्स्ट है बी विजिलेंट, बी अवेयर। कि आप मान लो आप खुद ही चोर बाजार से जाके सामान खरीद रहे हो, बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी क्वालिटी तो यहाँ पे, मुझे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिला, तो ये आपकी गलती है, आपकी तरफ से फॉल्ट हुआ है। देन बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड। सेम चीजें हैं, जब आपको बता दिया गया था कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आपको ये वाला स्टैंडर्ड मार्क चेक करना है और आपने नहीं किया, और बाद में फिर आपको पता लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत ले लिया या सेलर ने मुझे बेवकूफ बना दिया, तो गलती आपकी तरफ से हुई है। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। अगर मैन्युफैक्चरर ने लेबलिंग करते हुए ये क्लियरली मेंशन किया था, बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, और आपको इसको दूर रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फोन को फ्रिज में रखोगे और आप अगले दिन बोलोगे कि देखो मेरा तो फोन यहाँ पे डिफेक्टिव निकल गया, तो ये गलती मैन्युफैक्चरर की नहीं, ये आपसे हुई है। रीड द लेबल केयरफुली। लेबल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। देन असर्ट योरसेल्फ। असर्ट योरसेल्फ का मतलब होता है कि आपने ना, बार्गेनिंग आपका राइट होता है, ठीक है, हालांकि आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और जो सेलर है वो अनवांटेडली या अनरीजनेबली आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है प्राइस को, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, आप मुझसे 150 नहीं मांग सकते, अगर आप 100 दोगे तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, देन बी ऑनेस्ट इन डीलिंग। खुद ही आप चोरी का सामान बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो और बाद में तो फिर आप लीगल प्रोटेक्शन तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। देन फाइल ए कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, मान लो आपके साथ गलत हुआ और आपने क्या कहा कि भाई मेरा तो राइट टू बी हर्ट बनता है, तो आपने क्या किया, आपने अपने पड़ोसी को जाके बता दिया कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो गया, बहुत ज्यादा ही गलत हो गया है। अब इससे क्या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपने जो कंप्लेन करनी है वो एप्रोप्रिएट फोरम में जाके करनी है, और एप्रोप्रिएट फोरम का यहाँ पे क्या मतलब है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। भैया ग्रुप में रहिए, ठीक है, एकता में शक्ति है, यूनिटी इन देयर इज स्ट्रेंथ इन द
यूनिटी। तो अगर एकता में शक्ति है, एकता में बल है, आप लोग ग्रुप में रहोगे तो आप ज्यादा पावरफुल फील करोगे, ज्यादा एम्पावर्ड फील करोगे और आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर यहाँ पे डाल सकते हो सेलर के ऊपर कि वो इस तरीके के गलत एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज को अंडरटेक ना करें। एंड रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, आपने ऐसे पैकेट फेंका और ऐसे यहाँ पे फेंक दिया, अपने लिटरिंग आप खुद कर रहे हो, तो ये चीजें भी आपकी तरफ से गलत है। एज ए कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे स्टोरेज के लिए या डस्टबिन होती है वहां पर ही हम इसको यहाँ पे थ्रो करें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैंने आपको बोला कि देयर आर सर्टेन रिड्रेसल फोरम या रिड्रेसल एजेंसीज जो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलती है कि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे जो है विजिट कर सकते हैं और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं वो आप देखिए। देखिए 3 प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, एक है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है आपका स्टेट कमीशन और तीसरा है आपका नेशनल कमीशन। तो कहाँ जाना है मैम? कहीं भी जा सकते हैं ना, 3 ऑप्शन मिल तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने जहाँ जाना है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप लोग कब विजिट कर सकते हो? कॉम्पोजिशन देखिए, सबसे पहले तो आप एक प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे और साथ ही साथ आपके रहेंगे 2 मेंबर, ठीक है, जिसमें से एक का विमेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर आपके पास जो कंप्लेन है वो जो मैटर है वो अप टू ₹1 करोड़ तक का है, ठीक है, तो आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। अंडरस्टैंड? प्रोसीजर क्या है? आपको एक कंप्लेन यहाँ पे रिसीव होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को यहाँ पे एक कंप्लेन रिसीव होगी और वो एक कॉपी जो है ऑपोजिशन पार्टी को भेजेंगे, मतलब जिस भी मैन्युफैक्चरर, जिस भी प्रोड्यूसर सेलर के खिलाफ आपने यहाँ पे फाइल किया है कंप्लेन, उसको भी नोटिस जाएगा और आपको और उनको सामने बुलाया जाएगा कि बताइए क्या हो गया, और हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो लेबोरेटरी टेस्टिंग भी यहाँ पे करा दी जाए। देन जो भी होना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे वर्डिक्ट आता है कमीशन की तरफ से वो आपके दोनों के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। बट इन केस आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी भी जस्टिस नहीं मिला है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है अपील करने का। अपील आप कहाँ कर सकते हैं? अपील आप कर सकते हैं स्टेट कमीशन के अंदर। और कितने दिन के अंदर आपने ये करना है? देखिए आपने वर्डिक्ट आने के विद इन 45 डेज के अंदर ही अप्लाई करना है। हालांकि ये 45 डेज की जो लिमिट है ये एक्सटेंड की जा सकती है बाय द स्टेट कमीशन इफ दे फील कि देयर वर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आप अपील नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से आप नहीं कर पाए, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो वो उस चीज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगा, क्योंकि देखिए यही चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन आपको समझना है, एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर है जिनमें से एक का वीमेन होना जरूरी है। जो मैटर आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो वो अप टू 1 करोड़ रुपीज के होंगे और आपको अपील करनी है स्टेट कमीशन में अगर आप खुश नहीं है विद इन 45 डेज। सेम चीजें आपने स्टेट कमीशन के लिए भी याद रखनी। तो स्टेट कमीशन में सबसे पहले क्या है आपका कॉम्पोजिशन? यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होगा लेकिन 2 मेंबर होंगे, अगेन सेम, एक इनमें से होनी चाहिए आपकी विमेन। देन जुरिडिक्शन आपकी कितनी रहेगी? 10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो मैटर रहेंगे वो आपके यहाँ आते हैं। देन थर्ड चीज है आपकी अपील, जो आपको करनी है। अपील के लिए आप जा सकते हो अपने नेशनल कमीशन के पास, और कितने दिन का टाइम है? विद इन 30 डेज। याद रखिएगा वहां पे 45 डेज था, यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है, विद इन 30 डेज ही आपको अपील कर देनी है। और लास्ट हमारा आता है नेशनल कमीशन। मैम नेशनल कमीशन में कब जाना है? जब आपका जो मैटर है उसका यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका एक्सीड कर जाता है ₹10 करोड़, ठीक है। सो 10 करोड़ से ज्यादा की अगर वैल्यू आपका प्रोडक्ट या आपका ट्रांजैक्शन होल्ड करता है देन यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन। यहाँ पे अपील किसको करिएगा? यहाँ पे अपील आपने करनी है सुप्रीम कोर्ट को। एंड टाइमलाइन क्या रहेगी? टाइमलाइन आपका रहेगा बच्चों 30 डेज। कॉम्पोजिशन देख लीजिए, वहां पे आपने पढ़ा था एक प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स जिनमें से एक विमेन होना कंपलसरी थी। यहाँ पे कॉम्पोजिशन अलग है, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट तो है, साथ ही साथ आपके 4 मेंबर रहेंगे जिनमें से एक विमेन होना यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये है वो आपकी फोरम जहां पर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई रिलीफ मिलने की चांसेस जो है आपके पास होते हैं। अब बात आती है कि मैम जब रेमेडीज मिलेगी वो किस किस तरह से मिलेगी? देखिए ये तरीके से आपको रेमेडीज मिल सकती हैं। सबसे पहले हो सकता है उस डिफेक्ट को दूर कर दिया जाए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे आपने कहा फोन की बैटरी काम नहीं कर रही, स्टोरेज वगैरह तो बाकी सब ठीक है, तो हो सकता है बैटरी यहाँ पे चेंज कर दी जाए, ठीक है। या फिर रिप्लेस कर दिया जाए आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट को विद प्रॉपर प्रोडक्ट, देन आपको हो सकता है रिफंड मिल जाए। या फिर एक रीजनेबल अमाउंट आपको कंपनसेशन का दे दिया जाए अगर आपको कोई लॉस या इंजरी यहाँ पे हुई है। या हो सकता है कि पुनेटिव डैमेज मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर ऐसे पेनल्टी लगा दी जा सकती है,
ठीक है? डिसकंटिन्यू किया जाता है अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पे की गई थी, तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर सकती है कि आगे से आपने ये काम मैन्युफैक्चरर को नहीं करना है। अगर इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में थे, ऑफर किए जा रहे थे फॉर सेल, तो यहाँ से मार्केट से भी उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया जा सकता है और ऑफरिंग से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सेम चीज़ है। सीज़ कर दिया जा सकता है आपका कि फर्दर प्रोडक्शन भी ऐसी चीज़ों का ना हो। देन अगर आप यहाँ पे क्या लिखा, पे एन अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड पर्सन टू बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि कई बार कंपनी जो कोर्ट होते हैं, जो कमीशंस होते हैं, वो आपको ये भी वर्डिक्ट दे सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर को तो देना ही यहाँ पे जो भी कंपनसेशन उनका बनता है, जो भी लॉस और इंजरी उनको हुई है, बट जो आपका मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी पेनल्टी लगा सकते हैं और वो पेनल्टी का कुछ हिस्सा जो है आपका जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर, जो कि बाद में कंज्यूमर्स को एडुकेट करने के लिए अब बाकी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। देन इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट गलत की गई थी तो उसको भी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट कराया जा सकता है या फिर न्यूट्रलाइज कराया जा सकता है। ठीक है, एंड पे एडवोकेट कॉस्ट टू पार्टीज। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ करता था, मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ। एक प्रोडक्ट आपका मार्केट में था जिसका नाम हुआ करता था फेयर एंड लवली। ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ कंज्यूमर्स ने इसके खिलाफ जो है यहाँ पे एक फाइल कंप्लेन की कि जो फेयर वर्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमें फील करवाता है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हमें फील होता है। तो उस कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ा, उनको नाम यहाँ पे चेंज करना पड़ गया, एंड नाउ द प्रोडक्ट बिकम ग्लो एंड लिवली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर आपके पास इतनी पावर यहाँ पे होती है जब आप सही तरीके से अपने राइट्स को यूटिलाइज करते हो। वरना हम तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे पास, हमको क्या ही राइट है किसी कंपनी को ये कहने का कि आपका मुझे नाम पसंद नहीं आ रहा। बट देखिए ना, जब अगर चीजों को अगर आप जस्टिफाई कर पाते हो, अगर किसी तरीके से आपको वो चीज नेगेटिवली अफेक्ट कर रही, तो कहीं ना कहीं राइट तो है। अब नेक्स्ट आता है रोल क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, और एनजीओज यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में नहीं, हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या लाइफ में एक्चुअली रोल प्ले करते हैं, वो आपको समझना है। देखिए, गवर्नमेंट ना बहुत कोशिश करती है, आपने देखा होगा कितने सारे होर्डिंग लगते हैं, कितने सारे जागो ग्राहक जागो, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर में एक बार उठा के देख लीजिए, आपको डेफिनेटली एक ना एक लेबल तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो जनरल मासेस को कोशिश करती हैं एडुकेट करने की, उनके राइट्स के बारे में जानने की। बहुत सारी पीरियोडिकल और पब्लिकेशंस यहाँ पे, रिसर्च जो है यहाँ पे पब्लिश की जाती है उनके थ्रू, ताकि आपको फैक्ट्स पता लगे। लीगल असिस्टेंस तो उन्होंने एक्ट के थ्रू दे ही रखी है आपको। बहुत सारी फिल्म, एडवर्टीजमेंट इस तरह की दिखाई जाती है ताकि आप जो है अवेयर रहें। ठीक है, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, ये एक पोलियो वैक्सीनेशन के लिए है, तो यहाँ भी कंज्यूमर्स को यहाँ पे भी गाइड किया जा रहा है कि आपको जो है ये वैक्सीनेशन जो है लेना है। देन आपको फाइल करनी है कंप्लेंट, तो उसके बारे में इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट बना दिए हैं। एनकरेज कर रहे हैं कंज्यूमर्स को कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आप आइए, हमें बताइए, और किसी भी तरीके का इनिशिएटिव जो है वो कंज्यूमर्स के लिए लेने के लिए रेडी है। जैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया हुआ है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है और कंज्यूमर स्टेट में नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है। अब आता है वेज क्या है, मीन्स क्या है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट हो या आप खुद एक बिजनेसमैन हो या आप एक कंज्यूमर हो, क्या तरीके हमारे पास हैं इन पर्सन कि हम कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की, यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस हाउसेस को खुद समझना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजी, इतना इससे ज्यादा नहीं बोलना है यहाँ पे, कि एथिकल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने ही चाहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी। देन बिजनेस एसोसिएशंस भी आप बना सकते हो, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, कुछ बिजनेस एसोसिएशन हमारे पास हैं, जैसे CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर FICCI जिसको FICI भी बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। कंज्यूमर्स को आप अवेयर कर सकते हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है आगे आके स्टेप्स जो है ले सकती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर लास्ट तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर द टाइम बिंग, हैव अ नाइस डे।